हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतवीर है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ, वो अपनी पर्सनल लेवल की चीज़ें शेयर करूँगा, जो मैं लाइफ में की हैं या करने वाला हूँ। ठीक है। और आज हम बात करेंगे, वो करेंगे होम लोन के ऊपर, कि होम लोन कब लेना चाहिए, कौन सी कंडीशन में लेना चाहिए, कितने साल निकल जाए हमारी जॉब को तो तब लें, और मैंने कितने सारे पैसे अपने इंटरेस्ट के ऊपर बचाए जब मैंने होम लोन लिया। इन सब की बातें करेंगे आज। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात आती है कि होम लोन कब लेना चाहिए। होम लोन तब लेना चाहिए जब बेसिकली हम ऐसी कंडीशन में हो जिसमें हमको 3-4 साल हो गए हैं जॉब करते हुए और हम फिक्स हैं अपनी जॉब के ऊपर, हमारी कंटिन्यू सैलरी आ रही है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास कुछ फंड रेज़ कर लिया हमने, लाइक उसकी डाउन पेमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देने का भी सोचना पड़ता है। होम लोन एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और लॉन्ग टर्म के अंदर इंसान को रेगुलर इनकम की नीड होती ही होती है। किसी ने कहा कि हाँ घर ले ले, चल ठीक है, कमाना स्टार्ट कर दिया, तो नहीं। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल चीज़ें देखो, अपनी पॉकेट को देखो कि पॉकेट कितना अलाउ कर रही है और कितने टाइम तक हम इजीली उसको दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होम लोन एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में चलती है। होम लोन एक ऐसी चीज़ है जो हमको हमेशा हेल्प करती है आगे बढ़ने में। रीज़न, जब हम रेंट पे रहते हैं तो जो पैसा हम रेंट के उसमें देते हैं वो हमें वापस कभी नहीं मिलता। बट हम होम लोन लेते हैं और उसका जो प्रीपे करते हैं, हर महीने इंस्टॉलमेंट जाती है। ठीक है, तो वो हमारा एक तरह का पैसा जनरेट होता है, एक एसेट बिल हो रहा होता है। ठीक है, जो हमको एक एट ए टाइम तो नहीं दिखता, बट हाँ वो टाइम के साथ में समझ आता है कि हाँ ये चीज़ मेरी है, यानी मैंने जो पैसे दिए हैं वो मेरे को बेनिफिट दे रहे हैं, मेरे लिए हैं। यानी पैसा ज़ीरो नहीं होता। बट रेंट में क्या होता है, जो तो आपने दिया वो सब कुछ ज़ीरो है। मैं 9 ईयर्स 10 ईयर्स अपनी फैमिली के साथ में रेंट पे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ठीक है, जो हमने 8-10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए दिया रेंट में, वो सब कुछ ज़ीरो था। हाँ, हम दूसरी प्रॉपर्टी में रह रहे थे, उनके अकॉर्डिंग रहना पड़ता था। कुछ भी करने से पहले, करवाने से पहले 100 बार परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो वो रेंट था। रेंट में हमेशा ऐसा होता है, बट होम लोन में मुझे बेनिफिट ये था कि हाँ, मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक्टिविटी कर सकता हूँ। मुझे कोई फंक्शन करना है, कुछ घर में काम कराना है, ठीक है, मॉडिफ़िकेशन करानी है, तो मैं खुद से कर सकता हूँ, वो चीज़ मेरी है। और टाइम के साथ में उसकी वैल्यू एप्रिशिएशन भी होती रहती है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। होम लोन लेते वक़्त सबसे पहले चीज़ देखनी है कि ठीक है, जितना हमको कम से कम हो सके अमाउंट का लोन लेना पड़े। ठीक है, क्योंकि प्रीपे हमको करना है, उसको देना हमको है। ठीक है, और जितना ज़्यादा लोन होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अपना एग्जांपल देके मैं आपको बताऊँ कि होम लोन कैसे बेनिफिशियल रहता है और कभी-कभी कैसे नुकसान भी देता है अगर हम ध्यान ना दें तो। सबसे पहले मैंने क्या किया, एकदम से कभी घर नहीं लिया। पापा ने कई बार बोला, भाई ने कई बार बोला कि ठीक है कि भाई अब काफ़ी टाइम हो गया जॉब करते हुए, ठीक है, रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, तो जो घर ले ले। बट उस टाइम तो मुझे लगता था कि हाँ, मेरे पास अभी सफिशिएंट फंड नहीं है। ठीक, क्योंकि डाउन पेमेंट करना ज़रूरी है। डाउन पेमेंट नहीं करूँगा तो मैक्सिमम अमाउंट जो जाएगा वो लोन में ही जाएगा और सारा कुछ उधार का ही रहेगा। तो हमको शादी के 5-6 साल हुए मुझे। ठीक है, तो मुझे लगा कि ठीक है, 7-8 लाख रुपए हो गए हैं, तो अब देख लेते हैं। क्योंकि कई बार इशू हुए लैंडलॉर्ड के साथ में कि हाँ ठीक है, क्योंकि हमारे डॉगी है, तो डॉगी के लिए मना करते थे कि नहीं डॉगी है तो नहीं, ये घर खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो फिर एट द एंड मुझे लगा चलो ठीक है, अब हम अपना घर ही देख लेते हैं। तो हुआ क्या, मेरे एक जहाँ पर हम पहले रहते थे उनसे काफ़ी अच्छे बॉन्ड थे लैंडलॉर्ड से हमारे, क्योंकि उस टाइम हम वहाँ पर लीज़ पे रहे थे। तो उन्होंने कई बार ऑफ़र किया कि ठीक है, अपने लेना चाहो तो हमारा घर, ये वाला घर ले सकते हो आप। बट मुझे लगता कि ये वो जो वैल्यू है वो ज़्यादा माँग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उस टाइम तो डिनाई किया, बट कुछ टाइम के बाद हमने जब आस-पास ट्राई किया तो मुझे लगा कि जो वैल्यू माँग रहे हैं वो फ़ेयर है। तो थोड़ा बार्गेनिंग मैंने उनसे बात करी, पापा ने बात करी, तो फिर वो एक अमाउंट पे स्टक हुए। तो फिर मैंने भी बोला चलो ठीक है, इस वैल्यू पे ये सही है जो प्राइस है। तो सबसे पहली माइंड में जो चीज़ थी, वो सबसे पहले कभी भी घर लेने के लिए जाओ तो सबसे पहले चेक करो कि जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो या ले रहे हो उसकी वैल्यू फेयर है या नहीं है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, डीलर्स होते हैं वो हमको यानी कम प्राइस की चीज़ ज़्यादा में दिखा देते हैं, बता देते हैं। हमको नॉलेज नहीं होती और हम अच्छा देख करके उनकी बातों में आके वो प्रॉपर्टी बाय करने चले जाते हैं। आप जॉब कर रहे हो, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ठीक है, या मेन आपका सिविल स्कोर भी मैटर करता है। तो हमेशा मैंने अब लास्ट पिछली वीडियो में बताया था कि सिविल स्कोर का प्लीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, सिविल स्कोर हमेशा आपको हेल्प करेगा किसी भी तरह के लोन के लिए। तो सिविल स्कोर अच्छा था तो इसलिए लोन भी मिल जाता। ठीक है, तो हुआ भी वैसे ही। मेरे ब्रदर के एक फ्रेंड है, ठीक है, नाम नहीं लूँगा, बट हाँ उन्होंने प्रॉपर हेल्प करी, क्योंकि वो ऑलरेडी होम लोन डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ बातचीत करी,
जो मेरे लैंडलॉर्ड थे जिनसे घर ले रहा था मैं, उन्होंने टाइम दिया कि कोई बात नहीं, आप आराम से देख लो। ठीक है, तो मैंने वही किया, अपने डॉक्यूमेंट दिए, कुछ वेरिफिकेशंस हुई। ठीक है, तो लोन का ओके हो गया। अब लोन, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा, जैसे कि मैं जब अप्लाई करता हूँ होम लोन के लिए तो कुछ चार्जेस पे करने पड़े, यानी प्रोसेसिंग फ़ीस हो गया। ठीक है, कुछ मॉर्गेज चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें मेरे 4-5 हज़ार या 10 हज़ार के अंडर कुछ किया था अमाउंट। ठीक है, ये वो चार्जेस होते हैं जो बैंक के लिए हमसे लेता है, छोटे मोटे जो चीज़ें होती है, वेरिफिकेशन या कुछ भी कह लो, उन सब प्रोसेस को पूरा करने के लिए। आमतौर पे जो प्रॉपर्टी वैल्यू होता है नॉर्मली सारा उसके साथ मिला मिलू के वो 1 से 2% के बीच में होता है। अब बात कुछ अमाउंट बैठी अराउंड, जब उन्होंने बोला मुझे तो लगभग 25 लाख के अराउंड का प्रॉपर्टी थी वो। ठीक है, जो हमने ली। अब वो प्रॉपर्टी ले तो ली, अब बात आती है फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग, रजिस्ट्री चार्जेस जो होते हैं, कुछ लॉयर के चार्जेस भी होते हैं। तो मुझे लगभग नाना करते हुए लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए के अराउंड ये रजिस्ट्री चार्जेस और लॉयर चार्जेस पे करने पड़े। तो ये अमाउंट भी हमेशा माइंड में रखना कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसके ऊपर ये 2.5-3 लाख रुपए एडिशनल एक्स्ट्रा लेके चलना है। ये वो अमाउंट है जो रजिस्ट्री चार्जेस और वो लॉयर वाली फीसों में लगेगा। ठीक है, यानी कि हाँ 25 लाख की प्रॉपर्टी मिल गई, बात खत्म हो गई, नहीं। उसके बाद नाना करते हुए लगभग 25 लाख की प्रॉपर्टी है तो 27.5-28 की ही पड़ेगी आपको, ये माइंड में हमेशा रखना। फिर हमने घर शिफ्ट कर लिया कुछ टाइम के बाद। ठीक है, रिपेयरिंग वेपेरिंग छोटा मोटा जो काम वाम कराना था। अब क्या होता है कि मेरे भाई और मैंने दोनों ने मिल के लिया, मैं ये ज़रूर ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा भाई और मैं दोनों ही उस अमाउंट को पे करते हैं। तो इसमें बड़ी 17,000 रुपये के, 16,000 समथिंग के अराउंड, 16,600 के अराउंड शायद। ठीक है, तो अब हुआ क्या, 3-4 महीने निकल गए थे। ठीक है, ईज़िली पेमेंट पे करते करते अब होता है कि मेल आती है मुझे एक बैंक की तरफ से कि ऐसे-ऐसे है और 0.10% के अराउंड आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, और अगर आप नहीं उसको अपना ईएमआई बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो टर्नओवर है, ठीक है, उसको इंक्रीज़ कर देंगे 7 मंथ से। तो मैं मेरी आदत है, मैं मेल चेक करता हूँ, तो मैंने मेल चेक करी तो उसमें ये इशू दिखा रखा था मुझे। तो मैंने भाई से पूछा, भाई ये पता करिए क्या है ये? तो भाई के फ्रेंड ने बताया कि भाई ये ऐसे-ऐसे ये आरबीआई ने जो अपनी रेपो रेट इंटरेस्ट चेंज किया होगा तो उसकी वजह से बैंक ने 0.10% इंक्रीज़ किया। तो इसमें कुछ नहीं होगा, नॉर्मली आपके 7 मंथ्स इंक्रीज़ हो जाएँगे जो उसमें मेल में लिखा हुआ था। तो मैंने भाई उनको फ़ायदा क्या? हमने 264 महीने का तो हमने वो टेन्योर लिया और ठीक है, बढ़ के वो मैं 3 महीने दे भी चुका हूँ, उसमें 7 मंथ ऐड हो जाएँगे तो वेल टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और जो मैं पेमेंट करे जा रहा हूँ वो तो ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई ठीक है, देखो ऐसा कर लो कि थोड़ा-सा ना जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसको इंक्रीज़ कर लो। तो जो टर्नओवर है वो नहीं बढ़ेगा, आपकी अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, और इन फ्यूचर में जब रेपो रेट कम होगा तो वो टर्नओवर कम हो जाएगा आपका, अगर कराना चाहोगे तो। ये तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मैं चलो कोई बात नहीं, कर दो। अब फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद लगभग 2-3 महीने फिर निकलते हैं, इवन शायद 3 महीने भी निकलते हैं, 2 महीने के बाद बैंक की तरफ से वापस मेल आता है कि 0.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिर बढ़ गया है। उसमें लिखा था कि आपके 14 महीने इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैंने बोला भाई कि भाई से बात कर कि ऐसा तो भाई ठीक है, अभी कोई फ़ायदा नहीं है मुझे होम लोन लेने का, कि वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो ज़ीरो हो जाएगी। और वो बढ़ के क्या हुआ कि 283 महीने शो कर रहा हूँ मुझे। आपकी जो कहते हैं ना लोन का ड्यूरेशन है वो 283 महीने हो गया 264 महीने से, जिसमें से मैं 5-6 महीने पेमेंट भी कर चुका हूँ, तो वो भी सब कुछ ज़ीरो। अगर मैं इस अकॉर्डिंग देखता तो लगभग 17,000 के अकॉर्डिंग मेरी इंस्टॉलमेंट बैठ गई, 17,000 जब मैंने चेंज कराई थी। तो 48,11,000 मेरा टोटल अमाउंट बैठ रहा था, जिसमें से 18,54,000 के अराउंड मेरा लोन था। तो 29,57,000 तो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा था। ठीक है, इस ड्यूरेशन के अंदर। तो मैंने क्या सोचा, फिर मेरे उस फ्रेंड ने बोला कि ठीक है, देखो अगर डाउन पेमेंट करना चाहो तो डाउन पेमेंट कर सकते हो, बाकी एक बार बैंक में आओ और जो मैनेजर होंगे उनसे हम बात करेंगे ताकि कुछ इंटरेस्ट कम हो सके आपका। तो मैं पापा के साथ गया, पापा के साथ बोला भैया ठीक है पापा जी चलो मेरे साथ बैंक में बात करके आते हैं। तो हम गए वहाँ पर, मैनेजर से मिले। मैनेजर ने बोला कि देखो अभी तो ज़्यादा नहीं कर सकते, बाकी ठीक है, आप एक रिक्वेस्ट डालो, जो जितना पॉसिबल हो पाएगा हम रिक्वेस्ट करके देखेंगे और हो जाएगा। स्टार्टिंग में मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 9.25 था। ठीक है, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 9.85 तक पहुंच गया था। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे जो 264 मंथ्स है वो बढ़ के 283 मंथ्स हो गए थे पेमेंट करने के बाद भी।
तो मैंने क्या बोला, ठीक है कर दो, मैं कुछ पार्शियल पेमेंट भी करना चाहता हूँ। जो एक चीज़ थी इसमें तो वो थी कि जब मैं रिक्वेस्ट डलवाई थी तो उन्होंने मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.85 से घटा करके 9.35% कर दिया था। तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो टेन्योर था वो थोड़ा कम पड़ गया, यानी जो 283 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट थी उसमें ना करते हुए 20 से 30 इंस्टॉलमेंट कम हो गई मेरी। रीज़न क्या है कि इस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया था उन्होंने, उसको जैसे ही डिक्रीज़ किया तो मेरा जो टेन्योर था वो ऑटोमेटिकली कम शो करने लगा। मैं खुश हूँ, मैं चलो ठीक है भाई, बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब क्या मैंने क्या किया कि भाई से बात करके कुछ हमारा मेरा अमाउंट था थोड़ा, भाई के पास है, थोड़ा सेविंग करी थी हमने। तो हमने क्या किया, लगभग 4 लाख रुपए के राउंड, लगभग क्या पूरा ही 4 लाख रुपए हमने पेमेंट किया, डाउन पेमेंट कि हम प्रीपे करना चाहते हैं, ठीक है। एक रिक्वेस्ट डलवाई और प्रीपे कर दिया। अब मेन क्या होता है कि जैसे ही हमने पेमेंट किया और बैंक ने वो के पास वो अमाउंट क्लियर हुआ, तो जो मेरी 239 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग शो कर रहा था वो डेट 100 लेस हो गई। मतलब 100 महीने मुझे नहीं पे करना पड़ेगा, सिर्फ 139 महीने ही पे करना था मेरे को 17,000 की पेमेंट। तो उस अकॉर्डिंग मैं लो देखूँ तो 139 महीने में 17,000 के अकॉर्डिंग मैं 23,63,000 ही पे करूँगा सिर्फ। जो पहले क्या था कि 283 महीने में 17,000 के अकॉर्डिंग 48,11,000 पे करा था। इसमें क्या था कि 18,54,000 तो मेरी वैल्यू थी जो मैंने लोन लिया है, ठीक है, और 29,57,000 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो मुझे 283 महीनों में पे करना था। अब हुआ कि जैसे मैंने वो 4 लाख रुपये पे किया तो अब बैलेंस बचा मेरे से 39 महीने। अब 17,000 के अकॉर्डिंग मैं पूरी टोटल वैल्यू जो पे कर रहा था वो लगा 23,63,000 टोटल पे करनी थी मुझे, इवन करनी है मुझे। अब इसमें 14,20,000 रुपये मेरा लोन रह गया है, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मुझे एक्स्ट्रा पे करना है वो 9,43,000 ही बैलेंस है, जो पहले 29,57,000 रुपये पे करा था मैं पूरे 283 महीने में। तो यहाँ पे मेरे 20 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू बचती है इंटरेस्ट में। इसका बेनिफिट क्यों मिला, क्योंकि मैंने एडिशनल पे प्री किया 4 लाख रुपए। तो इसलिए कहते हैं कि जब, और इसका एक और रीज़न, इसका मेन रीज़न ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग में जब लोन अप्लाई किया था तो उसमें मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे। एक था फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा था फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने फिक्स पहले सोचा कि फ़िक्स ले लेता हूँ, बेटर रहेगा। फिर मेरे भाई ने बोला कि भाई फ़िक्स का बेनिफिट नहीं है, क्यों, क्योंकि सपोज़ हम आज 17,000 रुपये किस्त पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पूरे 22 साल तक 17,000 ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। कभी बैंक कहते हैं गवर्नमेंट आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करती है तो उसका कोई बेनिफिट हमको मिलेगा नहीं। मानता हूँ कि हाँ, कभी कभार अप भी जाता है, डाउन भी जाता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्लोटिंग फिक्स में क्या था कि नॉर्मली 17,000 की किस्त थी मेरी, एग्जाम्पल 16,500 पे 264 महीने जाना था, और पूरे 264 महीने मुझे 16,500 पे पे करना ही करना था, ठीक है। मतलब अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो काफ़ी बैठ जाता। तो उसमें 264 महीने में 43,56,000 रुपये मैं पूरे 264 महीने में पे करता बैंक को, ठीक है, जिसमें 25 लाख तो सिर्फ मेरा इंटरेस्ट था। अगर मुझे लोन ख़त्म करना था तो सबसे पहले ये टोटल अमाउंट पूरा पे करना पड़ता, आधे से कुछ बेनिफिट नहीं होता, मेरा लोन वहीं का वहीं रहता। तो इसलिए मैंने फिर क्या चूज़ किया, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें एक तो पहले बात, मुझे प्री पेमेंट का ऑप्शन मिल गया, इसमें कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगा मेरा, ठीक है। और जब भी जैसे जैसे कभी कभार में जैसे कभी बोनस आता है या ठीक है हम कोई कमेटी डालते हैं या कभी भाई के पास थोड़े पैसे हैं तो हम 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए हर साल थोड़ा थोड़ा पेमेंट करेंगे तो उससे हमारा जो मंथ्स है वो कम हो जाएंगे, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट कम लगेगा, ठीक है। यानी जो मेन वैल्यू हमारी कम होगी वो हमारे लोन में से कम होगी, और लोन की वैल्यू कम होगी तो हमारा इंटरेस्ट भी कम पड़ा हमको, ठीक है। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मुझे ये लगा तो मैंने ओके किया। उसी का बेनिफिट आज मुझे दिख रहा है मेरे अकाउंट के अंदर, इसलिए मैंने आपको डिटेल्स भी इसमें बीच बीच में शेयर किया कि हाँ मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने अप्लाई किया था, कितना मिला मुझे, ठीक है। प्लस जब इंक्रीज़ हुआ 0.20% या 0.10% तो मुझे कितने मंथ्स इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। जब मैंने अप्लाई किया तो फिर कितने कम हो गए, एंड जब 4 लाख रुपये पेमेंट मैंने करी तो उसके भी हमें मुझे कितना कम देना पड़ेगा आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। ताकि सब लोगों को ये चीज़ पता चल जाए कि हाँ जब होम लोन लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी होती है, ठीक है। क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि कई बार हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है भाई ठीक है हर महीने इंस्टॉलमेंट जारी जाने दो, बट लोन और होम लोन एक ऐसी चीज़ है भैया, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में हमको दिखती है कि हमने कितना खोया कितना पाया। हम प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं ना कि नुकसान करना चाहते हैं अपना। तो बहुत डीपली चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, होप सो मेरे ख्याल से शायद आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। और आप सब भी इन चीज़ों का बहुत डीपली ध्यान रखेंगे, ताकि देखो मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नुकसान हो, ठीक है। मैंने चीज़ें
सीखी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोग भी सीखें, ठीक है, अपनी नॉलेज बढ़ाएँ और उसी का बेनिफिट लें। क्योंकि देखो हम लिमिट अमाउंट कमाते हैं, सैलरी 25-30 हज़ार रुपए, 40-50 लाख रुपए भी, मतलब पैसा बहुत मेहनत से आता है, ठीक है? तो जहाँ हम बचा सकते हैं वो पैसा अपने घर में यूज़ करें, अपने बच्चों के ऊपर यूज़ करें, अपने ऊपर यूज़ करें, ठीक है? तो ध्यान रखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ।